हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के चैप्टर मोशन को। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मोशन का मीनिंग क्या होता है। मोशन का मीनिंग होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो ऑब्जेक्ट गति में है। और मोशन का ऑपोजिट होता है रेस्ट, REST, रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है। तो ये मोशन का मीनिंग होता है। देखिए, एवरीडे लाइफ में हम अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जिनमें से कुछ रेस्ट में होते हैं और जिनमें से कुछ मोशन में होते हैं। जैसे बर्ड्स उड़ते हैं, फिशेस स्विम करती हैं, ब्लड जो है वो हमारी वेन्स और आर्टरीज में फ्लो करता है, कार्स मूव करती हैं आसपास, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सारी मूवमेंट करती ही रहती हैं। हम अक्सर ऑब्जेक्ट को मोशन में तब मानते हैं जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे इनडायरेक्ट एविडेंसेस के जरिए हम ऑब्जेक्ट को मोशन में मानते हैं। जैसे कि हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी हवा के मोशन को हम कंसीडर करते हैं। कैसे कंसीडर करते हैं? जब हमारे आसपास डस्ट मूव करती है, पेड़ों की पत्तियां मूव करती हैं, पेड़ों की ब्रांचेस मूव करती हैं, तो हम कहते हैं कि हवा चल रही है, एयर इज इन मोशन। अब आगे आता है सनराइज, सनसेट और चेंज ऑफ सीजन्स। ये होता है मोशन ऑफ अर्थ की वजह से। मोशन ऑफ अर्थ को भी हम डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते क्योंकि हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, हम अर्थ के मोशन को डायरेक्टली नहीं स्टडी कर सकते। लेकिन क्योंकि हम डे और नाइट को ऑब्जर्व करते हैं, हम चेंज ऑफ सीजन्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो इस बिहाफ पे हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ भी मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है। एक ही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, एक बंदे को तो मूविंग नजर आ सकता है और दूसरे को स्टेशनरी यानी रुका हुआ नजर आ सकता है। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ। फॉर एग्जाम्पल्स, एक चलती हुई बस में जो पैसेंजर्स हैं उनको पेड़ जो है वो चलते हुए नजर आएंगे। मान लीजिए अगर बस इस डायरेक्शन में जा रही है तो अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को लगेगा कि आइट साइड के जो पेड़ हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा। जबकि एक बंदा जो कि रोड साइड में खड़ा है वो देखेगा कि पेड़ जो है वो रेस्ट में है जबकि पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन्स को मूवमेंट में भी नजर आ सकता है और रेस्ट में भी नजर आ सकता है। जैसे कि रोड के साइड पे खड़ा हुआ पेड़ बस के अंदर, मूविंग बस के अंदर बैठे हुए बंदे को चलता हुआ दिखेगा, उसको ऐसा लगेगा कि जो पेड़ है वो पीछे की तरफ जा रहा है। जबकि रोड के साइड पे पेड़ के पास खड़े बंदे को दिखेगा कि पेड़ अपनी जगह पे एज इट इज खड़ा है और वो रेस्ट पे है। इन ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि मोशन और रेस्ट जो है वो रिलेटिव टर्म्स है। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब कि जब भी हम किसी चीज को कहते हैं कि ये मोशन में है या ये रेस्ट में है तो हम किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग कहते हैं। रिलेटिव का मतलब मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। रिलेटिव कैसे हुए? क्योंकि यहां देखिए, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रेफरेंस पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मोशन और रेस्ट के केस में। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं, दोबारा वही सेम एग्जांपल लेते हैं। आप ट्रेन में बैठे हैं मान लीजिए, और आपके सामने एक पैसेंजर और बैठे हैं। ठीक है, आप दोनों अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, कहीं आ जा नहीं रहे हैं। अगर आप सामने वाले पैसेंजर को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो आप दोनों की जो पोजीशन है एक दूसरे के हिसाब से नहीं बदल रही है। इसका मतलब आप किस में हैं? रेस्ट में हैं। यू आर एट रेस्ट व्हेन रेफरेंस पॉइंट इज योर फेलो पैसेंजर। जब आप अपने साथ सवारी करने वाले बंदे को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, या रेलवे की सीट को, जिस सीट के ऊपर आप बैठे हैं, अगर आप उस सीट को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो आप रेस्ट पे हैं, आप रेस्ट में हैं, आप मोशन में नहीं हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन के बाहर खड़े किसी पेड़ को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो आप किस में हैं? मोशन में हैं। अब आप खुद देखिए, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है लेकिन सिर्फ रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देने से एक बार तो आप रेस्ट में कंसीडर किए जा रहे हैं और दूसरी बार आप मोशन में कंसीडर किए जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। जब हम ये कहते हैं ना कि द कार इज इन मोशन, तो हमें साथ में रेफरेंस पॉइंट भी बताना चाहिए। आम रेगुलर भाषा में हम ऐसा कहते नहीं हैं, हम सीधा बोल देते हैं दैट द कार इज एट रेस्ट, लेकिन हमें रेफरेंस पॉइंट भी बताना चाहिए। साइंटिफिक लैंग्वेज कहती है, आपको कहना चाहिए द कार इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द
बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के हिसाब से कार रेस्ट पे है। अगर आप कहते हैं द कार इज इन मोशन, तो इनकम्प्लीट सेंटेंस मानता है साइंस इसको। आप कहिए द कार इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द रोड, रोड के इस हिस्से के रिस्पेक्ट में जो कार है वो मोशन में है। तो साइंस कहता है कि मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। आगे देखिए, ज्यादातर जो मोशंस होते हैं स्टूडेंट्स वो कॉम्प्लेक्स मोशंस होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करने को कहा जाता है रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन। कुछ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट रोटेट करते हैं अपनी, जैसे फिरकी होती है फिरकी, ठीक है, या पंखा होता है वो अपनी जगह पे फिक्स होता है और रोटेट करता रहता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन वाला मोशन करते हैं। कॉम्बिनेशन वाला मतलब जैसे रोटेट भी कर रहे हैं और हल्की फुल्की मूवमेंट भी कर रहे हैं, जैसे अर्थ का मूवमेंट है, अर्थ रोटेशन भी करता है और जो है एक ओवल पाथ में मूव भी करता है। तो कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस, कई तरह के मोशंस देखते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्योंकि हम मोशन को स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वाले मोशन को ज़्यादा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशंस ऑफ ग्राफ्स हम डिस्कस करेंगे उसमें हम स्ट्रेट लाइन मोशन यानी रेक्टिलिनियर मोशन को ही डिस्कस करने वाले हैं। आगे बात करते हैं मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन का हम पता लगाते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए स्कूल है गांव में, वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाके है। हमने स्कूल की जो पोजीशन है वो रेलवे स्टेशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई की है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन क्या है, स्कूल, और रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की तरह लिया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट की इंप्लीकेशन समझाई थी एक एग्जांपल देके। तो रेफरेंस पॉइंट्स जो होते हैं वो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, और रेफरेंस पॉइंट्स जरूरी होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए, और ये बताने के लिए भी कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। और अक्सर रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कह दिया करते हैं। आगे आता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्या मोशन होता है, कैसे नहीं होता है, ये हम पढ़ेंगे। देखिए, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में इसने क्या लिया है, सबसे पहले तो एक एग्जांपल लिया है। इसने आपको समझाने की कोशिश की है, दो तरह की चीज़ें आपको समझाएगा। एक तो समझाएगा आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है साइंस की लैंग्वेज में, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जो डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल एस के ऊपर इस तरह का एरो साइन बना देते हैं इस तरीके से। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था, वो शुरू में ओ पॉइंट पे था। उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, वो पहले सी बी से होता हुआ ए तक गया, ठीक है, यहां तक गया वो, और फिर वो वापिस आया सी तक, ठीक है स्टूडेंट्स, वो वापिस आया सी तक। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस कितना है उस ऑब्जेक्ट का। डिस्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। उसने एक्चुअल पाथ कितना कवर किया है। तो यहां पे इस बंदे ने एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, ओ से लेके ए तक गया, कितना, 60 किलोमीटर्स। फिर ए से लेके सी तक आया, कितना आया वो, 35 किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा उसका, 95 किलोमीटर्स। यानी उस बंदे ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। आगे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यानी इनिशियली ऑब्जेक्ट जहां पे था, कहां पे था, ओ पे, और फाइनली ऑब्जेक्ट जहां पे, कहां पे है, सी पे। इन दोनों के बीच के स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ओ और सी के बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, 25 किलोमीटर्स। तो ये जो बंदा गया था, ये जो बंदा गया था, इसकी डिस्प्लेसमेंट तो है 25 किलोमीटर्स, लेकिन इसका डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 95 किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस जो है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट, मात्रा, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू इज कंसिडर्ड, ठीक है। डायरेक्शन का कोई जो है सरोकार नहीं होता, डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं होता है इस तरह की क्वांटिटीज में, डिस्टेंस में। ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी तरफ गया हो, हमें इस चीज से मतलब है कि उसने पाथ कितना कवर किया, हमें कोई मतलब नहीं है कि वो किस तरफ जा रहा था, किस तरफ नहीं जा रहा था। तो ये होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कहता है कि वो ओ से लेके सी तक गया है, मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से लेना देना है।
वो ओ से सी तक चक्कर खाते हुए गया है, वो ओ से सी तक सीधा सीधा गया है, वो ओ से सी तक घूमते हुए गया है, सर्कुलर मोशन में गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, मतलब ओ से लेके सी तक की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को ही मैं मेजर करूंगा। डिस्प्लेसमेंट का हमेशा यही फंडा होता है कि इनिशियल जहां पे था, फाइनली जहां पे है, दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकाल दो, वो क्या कहलाएगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए हमें ये ध्यान में नहीं रखना होता कि वो गया कैसे है, किस रास्ते से गया है, हमें सिर्फ ये देखना है कि फाइनली और इनिशियली दोनों पॉइंट्स के बीच में सीधी लाइन खींच दें तो उस सीधी लाइन का वैल्यू कितना होगा, सिर्फ इस बात से मतलब है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस जैसी जो क्वांटिटीज होती हैं इनको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज, और डिस्प्लेसमेंट जैसी जो क्वांटिटीज होती हैं इनको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे डिस्टेंस, अभी हमने पढ़ा, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैं आपके वजन की बात करूं, आपके मास की बात करूं, मैं 10 किलो मास है, 12 किलो मास है, 13 किलो मास है, अब उसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं होगी ना, उसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं होती, आपके वजन की कोई डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं, आप कैसे भी खड़े हैं, टेढ़े खड़े हैं, मेढ़े खड़े हैं, उल्टे खड़े हैं, और लेफ्ट साइड में खड़े हैं, राइट साइड में खड़े हैं, लेटे हुए हैं, आपका मास तो उतना ही रहेगा। तो इस तरह की क्वांटिटीज को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज। जबकि वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों मायने रखती हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट चल रहा होना चाहिए, कितना चला है और किस डायरेक्शन में चला है, ये भी चीज मायने रखती है वेक्टर क्वांटिटीज को पता लगाने। जैसे फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लगाए, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो आप बता नहीं सकते कि रिजल्टेंट फोर्स कितना है। क्यों नहीं बता सकते? अगर वो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाए होते तो 10 न्यूटन फोर्स आता टोटल, और अगर वो दोनों फोर्स अपोजिट साइड में लगाए गए होते, एक राइट साइड में दूसरा लेफ्ट साइड में, तो टोटल फोर्स आता 0 न्यूटन। तो जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है उन क्वांटिटीज को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज, और जिनमें डायरेक्शन की कोई जो है कंसिडरेशन नहीं होती उनको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव होती हैं स्टूडेंट्स, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज नेगेटिव भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटीज हैं। एग्जाम में इनके डिफरेंसेस आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको जरूर से जरूर बता दें। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अभी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अब स्टूडेंट्स एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए यही केस हम कंसिडर करते हैं, अब की बार एक लड़का है, वो ओ से स्टार्ट करके सी तक जाता है और फिर वापस ओ पे आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब डिस्टेंस का वर्ड कितना है इस बंदे का डिस्टेंस का वर्ड कितना है? डिस्टेंस का वर्ड इस बंदे का 25 + 25, 50 किलोमीटर वो डिस्टेंस चल के आया है। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो स्टूडेंट्स बताएं आप डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, बताएं आप कैलकुलेट करके बताएं कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है इस बंदे की। देखिए इनिशियल पॉइंट भी ओ था, फाइनल पॉइंट भी ओ था, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0 किलोमीटर। तो आप ध्यान रखें, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, ऑब्जेक्ट घूम घाम के वहीं वापस आ गया हो, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी मानी जाती है? 0 मानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। यहां पे इसने बताया है एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ओडोमीटर। ओडोमीटर गाड़ियों में लगा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, गाड़ियों में, बाइक्स में, मोटर व्हीकल्स में लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है जो किलोमीटर्स ड्रिवन बताता है कि उस जो है व्हीकल ने आज तक कितने किलोमीटर चले हैं। वहीं एक स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड बताता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो ब्लू क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे सारे चैप्टर्स पे, वहां आपको ये डिस्कस करवाएंगे। तो आगे आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स ये तो है साइंस की लैंग्वेज। अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में कहूं, अगर ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चल रहा है तो उसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर बार बार अपनी स्पीड को चेंज किए जा रहा है तो उसको कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में मान लीजिए एक गाड़ी है, बिल्कुल समतल रोड है, बिल्कुल साफ रोड है, वो 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलती जा रही है, ना अपनी स्पीड घटा रही है ना बढ़ा रही है, तो द कार विल बी सेट इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर वो गाड़ी ट्रैफिक में है,
कभी ट्रैफिक लाइट आ जाती है, गाड़ी रुक जाती है, कभी खाली रोड आ जाता है, गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। तो अगर वो गाड़ी वाला स्पीड को कभी कम कभी ज़्यादा चला रहा है तो उसको कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इनकी जो है डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल, देखिए ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यहीं पे इक्वल की जगह अनइक्वल कर दिया जाए तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि यहाँ देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, 15-15 मिनट का गैप लिया गया टाइम में, देखिए 15-15 मिनट का गैप लिया गया है। तो ये हर 15 मिनट में 10-10 मीटर चल रहा है। पहले 15 मीटर में 10 मीटर पे था, दूसरे में 20 मीटर पे है, तीसरे में 30 पे, 40 पे। तो हर 15 मिनट में वो 10 मीटर बढ़ाता जा रहा है, यानी ये यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा ऑब्जेक्ट पहले 10 में वो 12 मीटर चला, दूसरे में वो 7 मीटर चला, देखिए 19 पे आ गया ना, तो 7 मीटर्स चला। अगले में वो कितना चला, 4 मीटर्स चला। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म मोशन वाला ऑब्जेक्ट है। आगे आता है रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ जो वर्ड है ना स्टूडेंट साइंस में, रेट ऑफ जहां भी आ जाता है इसका मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ को हम एक और बात बोलते हैं, पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ इज ऑल्सो सेड एज पर यूनिट टाइम इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में इसको पर यूनिट टाइम भी कहा जाता है। देखिए रेट ऑफ मोशन का को हम मेजर करते हैं स्पीड। स्पीड जो है वो बताती है रेट ऑफ मोशन। आप समझ ही गए होंगे क्योंकि स्पीड के बारे में आप सब जानते हैं, ठीक है। स्पीड क्या होती है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग टाइम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी से एक शहर से, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और दूसरा आप वही डिस्टेंस बाइक से कवर कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग टाइम लेंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें फास्टली मूव करती हैं, कुछ स्लोली मूव करती हैं। तो रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव, यानी ऑब्जेक्ट्स का रेट ऑफ मोशन अलग अलग होता है। अब ये जो रेट ऑफ मोशन जिस चीज़ को कहता है, कह रहा है यहाँ पे, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्पीड, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो ऐसे होते हैं वो सेम स्पीड पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वांटिटी रेट ऑफ मोशन को बताती है उसको कहा जाता है स्पीड। और स्पीड की इंटरनेशनल यूनिट है, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर बार हम स्पीड को मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में, बट स्टूडेंट्स किलोमीटर पर आवर इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड एंड एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। याद रखें आप इस बात को। आगे आता है, इसके अलावा स्पीड की दूसरी यूनिट्स भी हैं जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता, यानी स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्पीड जो होती है वो ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट होनी जरूरी नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरी करती है, जबकि यूनिफॉर्म मोशन के केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होती है वो सेम रहती है। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो स्पीड निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, उसकी स्पीड आ जाएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कभी कम कभी ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो हम उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं। देखिए एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एक गाड़ी चली, मान लीजिए गाड़ी अपने घर से चली, शुरू के 10 किलोमीटर चलने में उसको 1 घंटा लग गया मान लीजिए। बाद में वो शहर से बाहर निकल गई तो हाईवे था, खाली था रोड, तो अगले 100 किलोमीटर चलने में उसको 1 घंटा लग गया। तो अब ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस का कितना कवर किया, 110। टाइम कितना लिया, 2 आवर्स। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 55 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड निकाल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए। और इसको डिपिक्ट करते हैं ऐसे, स्पीड को दिखाते हैं हम ऐसे, देखिए ऐसे स्पीड ये होती है, ये डिस्टेंस, ये डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब आगे देखिए, अब एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक एग्जांपल है हमारे पास। एक ऑब्जेक्ट 16 मीटर कवर करता है 4 सेकंड में और अगला 16 मीटर कवर करता है 2 सेकंड में। एवरेज स्पीड निकालो। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 32। टोटल टाइम कितना है, 6 सेकंड। तो 32 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 32 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकंड इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। आगे आता है स्पीड विद डायरेक्शन। अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी कंबाइन कर दें, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ स्पीड, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। ये होती है वेलोसिटी स्टूडेंट्स, ऐसे डिपिक्ट करते हैं वेलोसिटी को अक्सर, ठीक है। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी।
जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, उसी तरीके से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और दोनों में वही फर्क है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। क्या फर्क है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक की वैल्यू जीरो हो सकती है, एक की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। एक की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, एक की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको फर्क बताए थे, वही फर्क स्पीड और वेलोसिटी के बीच में भी है। देखिए, कई बार रेट ऑफ मोशन बताते हुए हमें उसकी डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ता है। जो क्वांटिटी स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर करती है उसको कहा जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन। एक गिवन डायरेक्शन में मूव कर रहे, गिवन यानी सेम डायरेक्शन में, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन में मूव कर रहे ऑब्जेक्ट को की स्पीड को क्या कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही सेम भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है और चेंजेबल भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर चेंज हो जाए तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और अगर दोनों चीजें चेंज हो जाएं तो भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर लेता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है स्पीड चेंज किए बिना, तो भी वेलोसिटी में फर्क आ जाएगा। तो अब आगे बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। देखिए, एवरेज वेलोसिटी हम कब निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी हम तब निकालते हैं, जैसे मैंने आपको एवरेज स्पीड बताया उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। अगर ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रेट से घटा या बढ़ा रहा है, ध्यान रखें आप इस बात को, ध्यान रखें। एवरेज वेलोसिटी कब निकाली जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और बहुत सारे बच्चे 9th पास कर जाते हैं अच्छे नंबरों से, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये वाला जो फॉर्मूला ये कब लगाना होता है। ध्यान दें, अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को यूनिफॉर्मली बढ़ाए जा रहा है, या तो तब, या फिर यूनिफॉर्मली अपनी स्पीड को घटाए जा रहा है। यूनिफॉर्मली का मतलब आप समझ रहे होंगे, बता चुका हूं मैं आपको, तो ही ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अब एक बार तो अपनी स्पीड को घटाता है, फिर पहले बढ़ाता है, फिर घटाता है, फिर बढ़ाता है, तो ऐसे केस में फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। इन दोनों केसेस में फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली अपनी स्पीड को घटाया बढ़ा रहा है तो ही ये फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को स्टूडेंट्स हम डिपिक्ट करते हैं u से और फाइनल वेलोसिटी को डिपिक्ट करते हैं v से। आप याद रखें इस बात को। और ये एवरेज वेलोसिटी हमने ली है। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो या तो लगातार अपनी स्पीड को घटा रहा है या फिर लगातार अपनी स्पीड को यूनिफॉर्मली बढ़ा रहा है, तो ऐसे में आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान ली कि ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, उसने गाड़ी जो थी वो रेस्ट पे थी, उसने एक्सेलरेटर दबाया और उसकी स्पीड बढ़ने लगी और 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड 20 मीटर्स पर सेकंड हो गई। ठीक है, 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड 20 मीटर्स पर सेकंड हो गई, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20। तो 0 प्लस 20 बाई 2 यानी कितनी आएगी? 10 मीटर्स पर सेकंड विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन दिस केस। इस केस में 0 से 20 वाले केस में तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकंड। स्पीड की भी वही यूनिट होती है और वेलोसिटी की भी वही यूनिट होती है। आगे हम बात करते हैं एग्जांपल 8.2 की। कार का ओडोमीटर बताता है कि ट्रिप की स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर की रीडिंग थी, ट्रिप के एंड में 2400 किलोमीटर की रीडिंग है, यानी कार चली कितना है? 400 किलोमीटर चली है। अगर इस ट्रिप में 8 आवर्स का टाइम लगा है तो एवरेज स्पीड निकालो किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में निकालना तो स्टूडेंट्स बच्चों का काम है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर। टाइम कितना है? 8 आवर्स। तो 50 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। अब आगे बात देखिए, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, ध्यान दें आप इस बात की तरफ। इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान दें आप इस बात को, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे हुआ? 5/18 कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किलोमीटर पर आवर को आपको बनाना है, यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड।
ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर में मीटर्स कितने होते हैं, तो ये आएगा आपका 1000, आवर्स में सेकंड कितने होते हैं 3600, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5/18। ठीक है स्टूडेंट्स, 5/18। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड, तो आंसर कितना आएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स अगर आपको इसका उल्टा करना हो ना, मान लीजिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए। और स्टूडेंट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये फॉर्मूला याद रखिए, किलोमीटर से मीटर बनाने हैं तो 1000 और आवर से सेकंड बनाने हैं तो 3600। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 1000/3600 यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए हमें उसका उल्टा करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8.3 देखते हैं। उषा जो है वो 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम करती है, 180 मीटर डिस्टेंस कवर कर देती है 1 मिनट में, एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है और फिर वापस आ जाती है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है 180 मीटर्स, टाइम टेकन कितना है, देखिए स्टूडेंट्स स्पीड की यूनिट होती है या तो मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट को, तो 60 सेकंड्स, तो आंसर क्या आ गया 3 मीटर पर सेकंड। आगे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए उषा जो है वो पूल पे स्विम करके ऐसे जाती है और फिर वापस आ जाती है वहीं पे जहाँ पे उसने स्टार्ट किया था, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी 0 ही आएगी। 0/60 इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड। आगे हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, आगे हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, यानी यहां पे हम बात करेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तो उसकी वेलोसिटी सेम रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है 0। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी वेरी करती है बार बार, अलग अलग इंस्टेंट्स पे, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी वैल्यूज अलग अलग होती है। इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसलिए एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिससे हम चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करते हैं और उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यूनिट निकालने का एक तरीका और है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप यूनिट निकालना चाहते हैं तो यूनिट निकालने का एक तरीका और होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए इसकी यूनिट तो होगी, वेलोसिटी की यूनिट तो होगी मीटर पर सेकंड और इसकी यूनिट होगी, टाइम की यूनिट होगी सेकंड, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ बच्चों को समझ में आएगा, तो जिनको समझ में आया वो इन चीज़ों को ध्यान जरूर दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ें काम में आती हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, देखिए एक्सेलरेशन दो तरह की होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही होगी, इस तरह की एक्सेलरेशन को हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट ने ब्रेक मारे हैं, उसकी स्पीड घट रही है, तो ऐसे में एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड घट रही होगी, और ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, अगर ऑब्जेक्ट एक ही दर से, एक ही रेट से अपनी स्पीड को घटा रहा है या फिर बढ़ा रहा है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट 0 सेकंड्स पे 0 मीटर पर सेकंड पे था, 10 सेकंड्स के बाद 10 मीटर पर सेकंड तक आ गया, 20 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड तक आ गया, 30 सेकंड्स के बाद 30 मीटर पर सेकंड तक आ गया। तो हर 10 सेकंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट एक ही दर से अपनी स्पीड घटाए या बढ़ाए तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर वो कभी तो स्पीड बढ़ा रहा है, कभी ज़्यादा बढ़ा रहा है, कभी कम बढ़ा रहा है, ठीक है, कभी ज़्यादा घटा रहा है, कभी कम घटा रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे आता है स्टूडेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब रुका हुआ था शुरू में, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ध्यान दें, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, जीरो। अपनी बाइसिकल को पैडल करता है राहुल और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर लेता है। फिर वो ब्रेक लगा देता है और वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड तक आ जाती है अगले 5 सेकंड में। तो दोनों केसेस में, एक केस जब वो स्पीड बढ़ा रहा था और एक केस जब उसने ब्रेक लगाए थे, दोनों केसेस में उसकी एक्सेलरेशन निकालो। तो पहले केस में एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, ध्यान दें आप। देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड। इनिशियल कितनी है, अगर वो स्टेशनरी पोजीशन से चला था तो इनिशियल तो जीरो ही ना, तो 6 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 30 यानी 0.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड केस में उसने ब्रेक लगाए, जब उसने ब्रेक लगाए तो उसकी स्पीड कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड। ब्रेक लगाने के बाद स्पीड कितनी हुई, 4 मीटर पर सेकंड, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, 5 सेकंड का टाइम लिया उसने, तो वैल्यू आएगी माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जब नेगेटिव आई तो स्पीड घट रही है, पॉजिटिव आई तो स्पीड बढ़ रही है। आगे आता है स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जो अब तक हम मोशन को वर्ड्स में वर्बली पढ़ते आए थे, अब उसको ग्राफिकली कैसे पढ़ेंगे। ग्राफ जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट मेथड है मोशन को स्टडी करने का, ठीक है। ग्राफ जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में जब आपको ग्राफ दिखाई जाते हैं तो रन रेट कितना है टीम का, स्ट्राइक रेट कितना है टीम का, इससे आप बहुत अच्छा अंदाज़ा आ जाता है आपको। लाइन ग्राफ से भी बहुत अच्छा अंदाजा आता है हमें। तो इसी तरीके से जिस तरीके से क्रिकेट मैच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कुछ बता देती है दर्शकों को, स्पेक्टेटर्स को, उसी तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है मोशन की केस में भी। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या लेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे तो लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पे लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे इसने डिस्टेंस लिया किलोमीटर्स में और टाइम लिया है मिनट्स में। अब देखिए डिस्टेंस को हमने लिया वाई एक्सिस पे और टाइम को हमने लिया है एक्स एक्सिस पे। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं वो उनकी लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। इस लाइन से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, रेस्ट पे है या कैसे है, ये हमें पता चल जाता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जैसे ये वाला जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि जितना डिस्टेंस उसने पहले 20 मिनट में कवर किया था उतना ही डिस्टेंस उसने अगले के 20 सेकंड में कवर किया, 20 मिनट में कवर किया है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके का हो, इस तरीके का हो, ध्यान दें आप इस बात को, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके का हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का केस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे इस तरह के ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बोलते हैं स्टूडेंट, ध्यान दें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बोलते हैं इसको। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से बना दिया जाए, ध्यान दें आप, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से बना दिया जाए, डिस्टेंस उतना ही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। आप खुद देखिए डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस कवर्ड तो उतना ही है। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू थी 10 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड तो 0 सेकंड पे भी वो 10 मीटर पे था, 10 सेकंड्स पे भी वो 10 मीटर पे है, 20 सेकंड्स पे भी 10 मीटर पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, इस ग्राफ को हम बोलते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। ध्यान दें आप इस बात को, इस ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बोलते, ध्यान दे दें आप इस बात को, इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बोला जाता, बल्कि इसको कहा जाता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ध्यान दें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। ग्राफ को रीड करना सीखिए। और अगर ऑब्जेक्ट, अगर इसी केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, इस ग्राफ को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। आगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करके स्पीड भी निकाली जा सकती है ऑब्जेक्ट की किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। जैसे मान लीजिए आप इस पॉइंट, देखिए ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, दोनों के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है आपके पास। इस पॉइंट पे जो स्पीड है माइनस इस पॉइंट पे जो स्पीड है डिवाइडेड बाय इस पे जो डिस्टेंस कवर किया गया, मतलब डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स का,
और टाइम इन दोनों पॉइंट्स का, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आ गया डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो दोनों के डिस्टेंस को और दोनों के टाइम को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हम देखते हैं यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये 10 वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, स्पीड कैसे निकालूंगा मैं, 40 - 10 डिवाइडेड बाय 60 - 20, तो कितना आया 30 डिवाइडेड बाय 40, तो 3/4 किलोमीटर पर मिनट ये मेरी वैल्यू आएगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये जो हम वैल्यू निकालते हैं इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो अगर अब स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है वो बताता है उसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट का ग्राफ ऐसा होता तो उसकी स्पीड क्या होती, कम होती। अगर उसका ग्राफ ऐसा होता तो उसकी स्पीड क्या होती, ज़्यादा होती। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब ये एंगल, ये एंगल जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी ही ज़्यादा रही होगी। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ से हम पता लगा सकते हैं। आगे इसने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, दे सकते हैं आप, ये नॉन लीनियर ग्राफ है। कभी तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम कम ले रहा है, कभी टाइम ज़्यादा ले रहा है, डिस्टेंस कम कवर कर रहा है। तो ऐसे में ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आगे हम अगले पार्ट में शुरू करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। थैंक यू स्टूडेंट्स।